खबर 11 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का आज घोषणा हो सकता है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में पॉल्यूशन का मामला पहुंच चुका है, क्योंकि किसी के पास पॉल्यूशन का सलूशन नहीं है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट मंडे को, सोमवार को इस बाबत सुनवाई करेगी। अर्पिता, इसी बीच आपको बता दें, नोएडा में स्कूल बंद भी दिल्ली में क्यों नहीं, ये भी सवाल याचिकाकर्ता ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की है प्रदूषण पर दायर याचिका, जिसमें कई बातें कही गई कि करोड़ों रुपए के देखिए खर्च होते हैं और हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है। सांस लेना भी दूभर हो जाता है। क्या कोई ठोस रणनीति प्रदूषण से बचने के लिए बनाई गई है? अब इन सारी बातों पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी। जाहिर तौर पर सरकारों को भी जवाब देना होगा, दिल्ली सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को, हरियाणा सरकार को। ऐसी संभावना दिख रही है कि कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि उन्होंने प्रदूषण से निपटने के क्या ऐसे उपाय किए और वो उपाय कितने प्रभावी रहे। तो दिल्ली देखिए दरअसल गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है और बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार अपने खतरनाक स्तर को भी पार कर चुका है। AQI पर अगर नजर डालें तो हर जगह लगभग 500 के आसपास, और 500 के पार भी चला गया है कई जगहों पर। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हालांकि ऑन है। लेकिन इसको लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उसमें कहा गया कि नोएडा में जब स्कूल बंद हो सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं। अब इस बाबत पॉल्यूशन को लेकर और इन सभी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है, जहां सोमवार को वो सुनवाई इस पर करेगी। और हवा में देखिए जहर घुल चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें अर्पिता, तो 500 के पार, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में गिना जाता है। और आप यकीन मानिए आशुतोष, क्योंकि हम दिखा भी रहे हैं साथ ही साथ अलग अलग जगहों की AQI, एक जगह की स्थिति मतलब 800 तक की हो चुकी है। यानी 800 का आंकड़ा, मतलब आप 400 से ऊपर जाते हैं तो किस तरीके से दम घोटू इस वक्त, मतलब सब तरह आपको दिखना बंद हो जाएगा, ये स्थिति हो गई है। जल्दी से बता देते हैं कहां पर कितना प्रदूषण का स्तर है, मीटर क्या कहता है। देखिए, सुरक्षित ग्रीन देख रहे हैं 0 से 100 तक, 100 से 200 मध्यम है, 200 से 300 खराब की श्रेणी में, 300 से 400 बेहद खराब श्रेणी में, और 400 प्लस है तो खतरनाक है। तो यानी कि दिल्ली NCR में हम खतरनाक श्रेणी में इस वक्त जी रहे हैं अर्पिता, क्योंकि 500 के पार ये अपने आप में हालात बेहद गंभीर। और इसीलिए अभी पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में अब आगे सुनवाई होगी, दलीलें रखी जाएंगी और सरकार को भी इस पर जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की। और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए।
पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफी सफलता नहीं मिली। और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें मान साहब की सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें दी, जो पराली को बीच में ही, ज़मीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। पीएयू ने एक ऐप बनाई, जैसे आप ऊबर ओला की कैब ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाता है। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं वहाँ पे बार बार हमने वहाँ गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव, उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में, कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जैसा कि अरविंद जी ने बोला कि हमारे पास इतना कम समय था, इतने कम समय में दोनों फसलें आ गई। 16 मार्च को सेरेमनी थी, बस 15 दिन बाद गेहूं आ गया, बिल्कुल गेहूं के बाद धान आ गया। धान की प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, किसान को पैसे मिलने में कोई कमी नहीं है, बल्कि घंटों में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। लेकिन अगर हम ये शान से कहते हैं कि इस साल पंजाब में, हरियाणा में या देश में इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं। लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर
धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। तो हमने अभी क्योंकि समय कम था फिर भी हमने बायो एनर्जी का इंडिया का पहला प्लांट, बर्बियो कंपनी है जर्मनी की, उलहरा काका के पास माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी वहां पे आए थे, उद्घाटन किया। वो एक प्लांट जो है 47,000 एकड़ की पराली उठा लेगा, पैसे भी देगा, उठा भी लेगा। एक प्लांट सिर्फ 47,000 एकड़, सिर्फ क्योंकि पंजाब में 75 लाख एकड़ में धान की बुआई होती है, तो एक से तो काम नहीं चलेगा। ऐसी हमें पीसीओ कंपनियां चाहिए, पराली से बिजली बनाने वाली कंपनियां, पराली से सीएनजी बनाने वाली कंपनियां, बहुत कुछ लेटेस्ट आ गया। हम आपसे ये वादा करते हैं अगले साल नवंबर में इसी हॉल में शायद हम किसी और एंगल से बैठेंगे कि हम उस समय तक इसका हल कर चुके होंगे। चाहे तो हमें, पंजाब में इतनी फर्टाइल धरती है, कुछ भी बीज सकते हैं, बस एमएसपी मिल जाए। चाहे तो हम जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फसलों की अदला बदली में। धान से किसान भी कह रहा है मैं धान नहीं उगाना चाहता, मेरा पानी नीचे जा रहा है धरती वाला। तो जिम्मेदारी लेते हुए बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट पंजाब, बहुत शहाद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जा रही हैं, जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता। लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है, उसमें ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और अगले साल तक हमने अभी से लग गए हैं कि अगले साल बहुत सा एरिया, बहुत, अभी मैंने 75 लाख एकड़ बोला है, 35 लाख एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40 लाख एकड़ में जलती। 40 लाख एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतने ही पैसे जितना धान बीज कर 1 एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हो, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नहीं भी आए होंगे AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूं और जिम्मेदारी भी लेता हूं कि जो पराली जल रही है उसका कोई ना कोई, हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी, बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो। अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे ही जला दो या कुछ। पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज़ का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। अगर पर्चे कम दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पराली कम जली है। अगर किसी ने पर्चे दर्ज नहीं किए इसका मतलब ये थोड़ी पराली जल गई। जब ज़्यादा पर्चे दर्ज के लिए इसका मतलब ये। तो मेरा मतलब ये है, किसान को ये भी ना लगे कि मैं अपराधी हूँ। किसान को अन्नदाता कहते हैं और अन्नदाता ही रखना है। ये जैसा अभी मान साहब ने कहा कि अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है
और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिल के कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। अगर कोई क्वेश्चंस हैं एक दो तो। जो आप मान साहब ने कहा कि कराली को लेकर तीसरे सवाल उठ रहे थे कि जो केंद्र सरकार पे आप लोग कह रहे थे कि प्रस्ताव भेजा था वो नहीं माना गया, उस समय उसके बावजूद कोई और कदम जो आप लोग उठा सकते थे? नहीं, देखो, दो प्रस्ताव हमने भेजे थे। एक तो था कि 1500 आप दे दो, 500 दिल्ली गवर्नमेंट से ले लेंगे, 500 हम दे देंगे, 2500 रुपये पर एकड़ अगर उसको मिल जाएगा, वो दिहाड़ी वगैरह पे उसका खर्च होगा 1000 के आसपास, वो पराली को एक जगह पे रख लेगा, निकाल के अपनी फसल वो गेहूं की बीज देगा। लेकिन वो प्रस्ताव माना नहीं है। फिर हमने कहा कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पराली से बिजली बनाना चाहती हैं, बायोगैस बनाना चाहती हैं, उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन चाहिए थी, वो भी इतनी जल्दी में हो नहीं पाई। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि चलो ये सीज़न हो गया तो अगला सीज़न तक तो कम से कम कर लें। तो हमारी तरफ से 1,20,000 हैप्पी सीडर्स बोलते हैं उसको, वो मशीनें चल रही हैं। मशीनों की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिसको मशीन चाहिए, इस गांव में मशीन, भाई 4 मशीन, 2 ट्रैक्टर हैं, अगर आपके पास अकेला ट्रैक्टर है, मशीन नहीं है, तो आप मशीन वहाँ से ले आएँ। अगर आपके पास ट्रैक्टर भी नहीं है तो ट्रैक्टर समेत भी मशीन मिलती है। तो हम एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सेकेंडरी स्कूल 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगी। सर, आप एनसीआर की बात कर रहे थे। एनसीआर नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया की। हरियाणा में खास करके पूरा सोनीपत से लेके पानीपत, करनाल तक दिल्ली जैसे हालात हैं, स्मॉग है, लेकिन वहां पे वो मेजर्स लेते हुए नहीं दिख रही है सरकार, चाहे वो स्मॉग गन्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए तमाम जो एहतियात दिल्ली में बरते जा रहे हैं। डू यू थिंक दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द सेंटर टू कॉल अ जॉइंट मीटिंग? मैं वही बार बार कह रहा हूँ, 2 चीज़ों की ज़रूरत है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पोल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीजों की जरूरत है। पर एक ही चीज है कि मतलब मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियां देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो। प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना। राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। पंजाब में बेलर्स के लिए किसानों की मांग है कि बेलर्स की रिक्वायरमेंट उन्हें है स्टबल को पैक करने के लिए, और हरियाणा में भी कुछ डेमोन्स्ट्रेट ये किया गया था कि बेलर्स की वजह से कहीं ना कहीं पराली जलाने की जो एक्टिविटीज में कमी आई है। तो कितने एक्टिव है अभी कोई संख्या बेलर्स की? वो सारे कदम उठाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हमें 6 महीने मिले, 6 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या है। उसमें भी मतलब पहले कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर, उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे। तो 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे। सारी चीज़ों के ऊपर काम अभी पैरेलली चल रहा है। अगले साल में तो अगला सीजन ही होगा, अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी नहीं चाहिए। चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे कि हम धान से किसानों को किसी और फसल की तरफ लेके जाएं। उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, एमएसपी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, सेंटर के साथ भी बातचीत चल रही है कि क्योंकि राइस की कोई कमी नहीं है। मैं एफसीआई की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। एफसीआई ये कह रही है कि हमारे पास राइस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जो राइस पैदा होता है वो तो एफसीआई को उठाना पड़ता है, एमएसपी पे उठाना पड़ता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी फसलें पंजाब में
अगली बार आए ज़्यादातर, जो जिनमें कम पानी खपत। मतलब पंजाब का नाम ही सिर्फ पानियों पर है, 5 आब, 5 दरिया, पानी नहीं है, ना तो ऊपर वाला ना ही नीचे वाला। एक किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी पंजाब खपत कर रहा है 1 किलो चावल के लिए। तो हम देश को चावल नहीं दे रहे, हम देश को पानी दे रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे, किसान खुद इस बात से सहमत है कि हमें किसी और फसल की तरफ ले जाओ, बशर्ते उन्हें उतना ही कमाई हो जितनी धान से एमएसपी। शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के स्कूलों के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स लागू किया है। 2020-21 की रिपोर्ट है। दिल्ली के स्कूलों की स्थिति खराब बताई गई है, लेवल 2 भी क्रॉस नहीं कर पाई, और उसी दौरान पंजाब ने बेहतर परफॉर्म किया 2020-21 में, पूरे देश में 3रे नंबर पर है। आप सवाल ये है कि एजुकेशन मॉडल जनता से पूछ लो कि कहाँ के स्कूल अच्छे हैं और कहाँ के खराब हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे बनाया इंडेक्स, इसकी डिटेल्स तो मनीष सिसोदिया जी बताएंगे, वो टेक्निकली सारी चीज़ों में समझ रखते हैं कि इसमें कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया। लेकिन आप दिल्ली के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, और बाकी देश के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, आपको आपका जवाब। सांस के कतरे के लिए लोगों को जी जान से जूझना पड़ रहा है। आलम ऐसा है कि मानो शहर का शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया हो। दिल्ली का हाल तो ऐसा है कि यहाँ सांसों की किल्लत हो गई। देश की राजधानी का राष्ट्रपति भवन धुंधला दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट के आसपास धुएं की चादर तनी हुई है और अक्षरधाम मंदिर के आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्मॉग बहुत ज्यादा है। इन तमाम इमारतों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर इस वक्त कतरा कतरा सांस को तरस रहा है। यानी ठंड की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें भी इस बात का जीता जागता सबूत है कि देश की राजधानी अब गैस चैम्बर बन चुकी है। राजधानी की इस हालत की वजह सिर्फ एक है, पराली। पंजाब के खेतों में धड़ल्ले से जल रही पराली और उससे निकलने वाले धुएं का असर अब चौतरफा जारी है। बठिंडा, तरनतारन, पटियाला, संगरूर जैसे कई जिलों में पराली धू धू कर जल रही है, जिसकी वजह से धूप की किरणें भी सही से धरती तक नहीं पहुंच पा रही और सूरज इस कदर मध्यम पड़ चुका है कि हवा तक का दम घुटने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनको नजर आता है कि दूर की बिल्डिंग जो किसी समय में साफ नजर आती थी वो अब साफ नहीं नजर आती है, और सुबह उठ के सांस लेने में दिक्कत होती है, जो दिक्कत दिन भर रहती है। उसका कारण ये है कि दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। अगर हम ये जाने कि कितनी प्रदूषित हो चुकी है तो उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक जलने की सी जो स्टेंच है, अगर आप इंडिया गेट के पास खड़े हैं तो आपको इंडिया गेट नजर नहीं आएगा, लाल किले के पास खड़े हैं तो आपको लाल किला नजर नहीं आएगा। ये सब इसीलिए है क्योंकि एक पोल्यूशन की जो लेयर है, एक परत है, उसने पूरे दिल्ली एनसीआर को इस समय घेर रखा है। दिल्ली का आसमान जब भी इस तरह जहरीले धुएं की चपेट में आता है तो दिल्ली की सियासत में अलग तरह का जहर घुल जाता है और हर एक की जुबान पर होता है एक नाम, और उसे पराली कहते हैं। इस वक्त हम आईटीओ पे हैं और आप हालात देखिए, आसमान में धुंध की एक चादर छाई हुई है, खुले आंखों से आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल या तो वेरी पुअर कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सफर के डेटा के हिसाब से आज सुबह दिल्ली में AQI लेवल 354 था, यानी कि 350 के पार। और CPCB के डेटा में, जिसमें लगभग रियल टाइम माना जाता है डेटा, देखिए साउथ दिल्ली में लाजपत नगर के पास जो मीटर है उसमें 418 है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है। दिल्ली से सटे कई इलाके भी ऐसे ही बिना सांस के तड़प रहे हैं। सच कहा जाए तो दिल्ली की हवा खराब है। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को एनसीआर के इलाकों में गाजियाबाद में AQI का स्तर 332, नोएडा में 339, गुरुग्राम में 310, ग्रेटर नोएडा में 336 और फरीदाबाद में 347 रहा।
ज्यादातर इलाकों में या तो AQI लेवल वेरी पुअर कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में जा पहुंचा है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी हवा नहीं मानी जाती है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस की बीमारियां पहले से ही है। इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली का दम फुलाने के लिए अकेले पराली को विलन बनाना ठीक नहीं है। तो थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी कर ली है। सीधा आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी खुलासा किया कि 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने महाठग से ठग लिया था, और अब ये दोनों केस चल ही रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में श्रमिकों के ऊपर हुए सबसे बड़े करप्शन का आज खुलासा हुआ है। The case that we are going to talk about today is the biggest corruption that has ever taken place in the history of India as far as the construction workers in the labor ministry are concerned. ये पूरा का पूरा जो करप्शन का जाल है, जिसका खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से करने वाली है, ये दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री का है। और आप जानते हैं दिल्ली का लेबर मिनिस्टर कौन है। इस पूरे करप्शन में आप देखेंगे, मैं एक एक करके खुलासा करूंगा कि दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बोर्ड आती है, जो बोर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं उनको रजिस्टर करना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रजिस्टर करने के पश्चात उनकी क्या आवश्यकताएं होती है मूलभूत, किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए कार्यरत रहना, यह इस बोर्ड का काम है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड? ये जो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उस बोर्ड का नाम है दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये वेलफेयर बोर्ड का पहला काम है, ये रजिस्टर करती है कि दिल्ली के अंदर कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर है। 2006 से ये रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, और 2006 से वर्तमान जब तक हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अभी तक लगभग 13,13,309 कंस्ट्रक्शन वर्कर को रजिस्टर किया गया है 2006 से। मगर आपको जान के अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा शायद आम आदमी पार्टी ने पता नहीं बड़ा काम कर लिया है, बहुत परिश्रम किया होगा। 2006 से तो 13 लाख से ऊपर रजिस्ट्री हुई है, मगर जब से आम आदमी पार्टी आई और मात्र 2018 से लेकर 21 के बीच, बिटवीन 2018 एंड 2021, लगभग 10 लाख वर्कर की रजिस्ट्रेशन जो है ये इस कालखंड में हुआ है, बिटवीन 2018 एंड 2021। 13 लाख 2006 से, और उसमें से लगभग 90% ये 2 वर्षों में 18, 19, 20, 21, ये जो 3-4 वर्ष का कालखंड है आम आदमी पार्टी का, उसके बीच में हुआ है। अब इसमें एक कंप्लेंट दर्ज किया गया, ये आज नहीं, कुछ वर्षों पहले कंप्लेंट दर्ज किया गया। कंप्लेंट किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, जो ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज होते हैं और जो खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भलाई के लिए काम करते हैं, ऐसे 3 संगठनों ने कंप्लेंट दिया था। और ये कंप्लेंट करने वाले कौन थे? निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति, दिल्ली मजदूर निर्माण संगठन और सेवा दिल्ली यूनियन। इन्होंने कंप्लेंट दिया कि हमने जो प्रथम दृष्टया देखा है, क्योंकि हम लेबर्स के लिए काम करते हैं, कि ये जो रजिस्ट्री आम आदमी पार्टी की सरकार करा रही है, इसमें एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है, करोड़ों खरबों का घपला हो रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये वास्तविक लोग नहीं है, ये प्रॉक्सी हैं, घोस्ट रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, ये है नहीं दुनिया में, और इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और इनके नाम पे पैसा उठाया जा रहा है।